अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 12 का टॉपिक देखेंगे, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। कि हमारे नेचर में कितनी फोर्सेज होती हैं, मतलब कौन सी फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं, उनकी नेचर क्या होती है, रेंज क्या होती है, एंड सो ऑन। सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास अगर हम लोगों ने अगर स्ट्रक्चर समझना है न्यूक्लियस का, कि हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर होता है एटम का, कि जिसमें हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब अगर हमने ये समझना है कि न्यूक्लियस में जो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो आपस में ये किस तरह से कह लें कि अटैक हुए हैं या बाइंड हुए होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे हमें फोर्सेस का पता होना चाहिए। तो कहते हैं ये हमें, अगर हमने इसका स्ट्रक्चर का पता करना है या हमें इसको समझना है, तो हमें ये पता चल करना चाहिए कि किन फोर्सेस की वजह से ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं ये आपस में बाइंड होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स मैंने आपसे कहा था, न्यूक्लियस के अंदर जितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको ओवरऑल न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, चाहे वो न्यूट्रॉन है चाहे वो प्रोटॉन है, तो उनको कलेक्टिवली जो है ना वो न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। कहते हैं हमें ये समझने से पहले कि जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेचर में कितनी ओवरऑल बेसिक फोर्सेस कौन सी हैं। कि हमें अगर ओवरऑल हम बात करें कि हमारे पास ओवरऑल नेचर में अगर देखा जाए किसी भी किस्म की, कह लें कि इंट्रैक्शन है, किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन हो रहा है कुछ भी, तो जो बेसिक हमारे पास फोर्सेस पाई जाती है ना, बेसिक चार फोर्सेस हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। अब बेसिक चार फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी हैं वो यहाँ पे बता रहा है। कहते हैं बेसिक चार फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास है, एक तो ग्रेविटी की फोर्स है, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फोर्स है, और तीसरा हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और चौथा हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये बेसिक फोर्सेस हैं जो सारी की सारी डील करती हैं हमारी यूनिवर्स में। चाहे वो हमारे पास कह लें कि यूनिवर्स में जो रिएक्शन हो रहा है वो छोटे से छोटे लेवल पे हैं, चाहे वो एटॉमिक लेवल पे हैं, डिफरेंट स्केल, टाइनी एटॉमिक से लेके जो मैसिव गैलेक्सीज जो तारे से तारे तक उनकी रिएक्शंस या उनके दरमियान इंट्रैक्शन है ना, इन सबको जो डील कर रही होती हैं वो बेसिकली ये चार फोर्सेस डील कर रही होती हैं। तो फंडामेंटल चार फोर्सेस हैं, तो ये बेसिकली सारी की सारी यूनिवर्स को, डिफरेंट रिएक्शंस को कंट्रोल कर रही होती हैं। अब इन सारी कह लें फोर्सेस का हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ग्रेविटी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वीक न्यूक्लियर फोर्स का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का, कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और इसके अलावा ये फोर्सेस की रेंज क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होंगी, वीक होंगी, एंड सो ऑन, वो सारी चीज़ें उसमें देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहते हैं ये हमारे पास ग्रेविटी की जो फोर्स है ये इन चार फोर्सेस में से एक है। ये हमारे पास वीकेस्ट फोर्स होती है जो फोर्सेस है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, इन्फिनिट इसकी रेंज होती है, ठीक है। और ये जो फोर्स है ना, ग्रेविटी की फोर्स, ये यूजुअली हमेशा अट्रैक्टिव होती है। हम कहते हैं ना हर चीज़ को ग्रेविटी जो है वो अपनी तरफ खींचती है, और ये कहाँ पे होती है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट के मास की वजह से उनके दरमियान पाई जाती है। अब कहते हैं जो ग्रेविटी होती है ना, ये ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स अगर बात करें तो ये कह लें इसकी मैग्नीट्यूड डिपेंड करती है जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो मैसेज है उनके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है उनके स्क्वायर के, ठीक है, डिस्टेंस के। ये हम लोग ना फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, हमारे पास फार्मूला हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स का पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा अक्सर ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला पढ़ते हैं। इसके लिए पढ़ते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल G जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, और मैस M1 M2। मैस M1 हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटी की फोर्स होती है ना, इन दोनों का मैसेज के ऊपर डिपेंड करती है, M1 M2 या कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हम लोग मोस्ट कॉमनली जो है ना ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला पढ़ते हैं। तो कहते हैं जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो डिपेंड करती है कि दो ऑब्जेक्ट्स के मैसेज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ये टू ऑब्जेक्ट्स जो आपने लिए होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ये जो फोर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा, कह लें जितना ज़्यादा मैस है ज़्यादा होगा उतनी ही ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा होगी। तो कहते हैं ये जो मैसिव कह लें प्लैनेट्स होते हैं या फिर सन है या जो भी, जितना ज़्यादा हमारे पास लार्ज होगा उनके मैसेज उतने ज़्यादा होंगे, उनकी ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो कहते हैं लेकिन एटॉमिक लेवल पे तो मास बहुत कम होता है ना, और एटॉमिक लेवल पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह का मास बहुत कम होगा, तो इसलिए ग्रेविटी की फोर्स बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा, ये इन चार फोर्सेस का ना कंपैरिजन भी किया गया है। ग्रेविटी है, ग्रेविटी बेसिकली किन कहाँ पे मतलब फोर्स प्रेजेंट होती है, ग्रेविटेशन फोर्स। कहते हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स इनके कुछ ना कुछ मास होते हैं, तो ये उन सारे पार्टिकल्स के दरमियान प्रेजेंट होती है जिनका मास होता है। इसकी रेंज इन्फिनिटी होती है, ठीक है, और ये इन चार फोर्सेस में सबसे वीक होती है।
लेकिन जैसे जैसे आप फोर्सेस नीचे जाते जाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, ठीक है। और दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटी कह लें कि किस तरह से एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि ये दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक्ट करती है। अगर ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है और इसका कुछ मैस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे के दरमियान फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। और फोर्स वो किस तरह से एक्सर्ट करते हैं, बेसिकली एक मैस से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एक पार्टिकल ट्रांसफर होता है, जिसको दूसरा ऑब्जेक्ट जो वो एक्सपीरियंस करता है। और वो पार्टिकल यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन फर्दर यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। और वो पार्टिकल कौन सा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा होता है, उस पार्टिकल को नाम दिया जाता है ग्रेविटोन का, ठीक है। इसी तरह से आगे हमारे पास जो है फोर्स वो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बच्चे दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कहते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नेम से ही आइडिया हो रहा है। कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये भी हमारे पास जो है ना इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इसके लिए हम लोगों ने ना कूलम्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए, कि हमारे पास F इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट था हमारे पास Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के इक्वल था दो चार्जेस के, और इनके इन्वर्सली स्क्वायर के, मतलब जो डिस्टेंस के दरमियान दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है ना, उनके स्क्वायर के इक्वल था। अब कहते हैं हमारे पास ये भी अगर हम बात करें, लेकिन ये जो फोर्स है ना ये स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटी की निस्बत। ग्रेविटी सबसे वीकेस्ट से ये थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कहते हैं इसके अलावा ये अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, कहते हैं ये हमें पता है ये चार्जेस के दरमियान प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर हमारे पास कह लें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास न्यूक्लियस के क्यों रिवॉल्व कर रहा होता है, ये बेसिकली यहाँ पे फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है कि ये चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली चार्जेस के दरमियान पाई जाती है। जैसे मैंने ये कहा भी कि चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर सिमिलर चार्जेस होते हैं तो बच्चे ये रिपल्सिव फोर्स होती है। अगर ये ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो ये मेरे पास क्या होगी, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ठीक है। तो ये कहते हैं ये इसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग में बच्चे क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयर हो रहे होते हैं या ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो बेसिकली यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में भी फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उस पर भी लाइट प्रोपोगेशन में बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि लाइट बेसिकली बच्चे कम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा रही होती है। कहते हैं इसमें भी ये इन्वॉल्व होती है, ठीक है। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इसमें ना हमारे पास ओवरऑल वैसे अगर बात की जाए कि एक साइंसदान था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है। कहते हैं इसने ना 4 इक्वेशंस दी थी, फंडामेंटल इक्वेशन, जो बेसिकली रिलेट करवा रही थी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, ठीक है। तो इसकी ये 4 इक्वेशन की बेस पे हम कहते हैं पूरी की पूरी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ना वो बेस्ड है। आपकी बुक में वो 4 इक्वेशन तो नहीं बताई, लेकिन सिर्फ उनका हिंट दिया हुआ है कि एक साइंसदान था मैक्सवेल, उसने 4 इक्वेशन दी थी। वो 4 इक्वेशन जो है ना वो बेसिकली कंबाइन करती है, यूनिफाई करती है, मतलब इन दोनों को इकट्ठा कर रही होती है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को। हमारे पास ना ये मैक्सवेल इक्वेशंस थी, 4 इक्वेशंस उसने दी थी। गॉस लॉ दिया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करती है कह लें कि डेंसिटी के ऊपर, और गॉसेस मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड के केस में जो डेल्टा बी जो है, ये बेसिकली आपको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। डेल्टा बेसिकली डाइवर्जेंस होता है, तो ये नहीं उसको एक्सप्लेन किया। फ्लक्स को हम बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। फैराडेज लॉ ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करवाता है। एम्पेयर्स लॉ ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेट करवाता है। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को, ये जे बेसिकली हमारे पास करंट की फॉर्म में लिया जाता है, ठीक। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जिसको डिटेल में नहीं उसने एक्सप्लेन किया, लेकिन वो कहते हैं इन 4 क्वेश्चंस की बेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में रिलेट करवाते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के साथ रिलेट करवाते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस के बेस के ऊपर पूरी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हैं किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन में बताती हैं कि ये दोनों सेपरेट नहीं है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेट हुए हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें, ये उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करवाया जा सकता है,
अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें नहीं बल्कि इसी की क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, चार्जेस के दरमियान प्रेजेंट होती है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इसकी रेंज ज़्यादा होती है ग्रेविटी की निस्बत। ये हमें कहाँ पे हम इसकी एग्जिस्टेंस देखते हैं, ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में, और किसकी मैक्सवेल ने 4 क्वेश्चन दी थी जिसकी बेस पे इन सबको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली ये देखेंगे स्ट्रॉन्गर है किसकी निस्बत, ग्रेविटी की निस्बत, और ये चार्जेस के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, इसकी रेंज भी इन्फिनिट होती है, और ये हमारे पास क्या होती है, ये कब इंट्रैक्शन होते हैं दो चार्जेस, जब वो एक दूसरे के दरमियान फोटोन जो है वो कैसे ट्रैवल करवाते हैं। अब ये चार्ज और दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे ट्रैवल कहते हैं, एग्जर्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ से एक पार्टिकल निकल रहा होता है, दूसरा पार्टिकल उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो उस जो वो यहाँ पे इनके दरमियान जो पार्टिकल ट्रांसफर हो रहा होता है उसको फोटोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना वो रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज इन्फिनिटी कैसे बच्चे, डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स कम होती जाएगी, जब इन्फिनिटी करेंगे ना तब हमारे पास फोर्स जीरो होगी, क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो होता है ना वो जीरो के इक्वल होता है। तो फोर्स कब जीरो होगी, जब हमारे पास कह लेंगे इन्फिनिट, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, अगर इसको इन्फिनिट करेंगे तब फोर्स जीरो होगी, इसलिए हम कहते हैं इसकी रेंज क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वो फोर्स की बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स की। दो न्यूक्लियर फोर्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है। कहते हैं हमारे पास जो 4 फंडामेंटल फोर्सेज है उसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे मैंने अभी आपको कंपैरिजन में दिखाया था, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते जाते हैं फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। कहते हैं इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है ये स्ट्रॉन्गेस्ट है जितनी भी हमारे पास फोर्सेज है। कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ना ये मैटर को होल्ड करके रखता है। लाइक हमारे पास मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में बताया कि ये बेसिकली एटम में का जो स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करके दिखता है कि इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कल में रिवॉल्व क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस इनके ऊपर अट्रैक्शन लगा रहा होता है। लेकिन अब न्यूक्लियस किस तरह से बाइंड होकर रहता है बच्चे, ये न्यूक्लियस के दरमियान जो होती है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। अब मैंने कहा था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंगली या हमारे पास जो फोर्स होती है चार्जेस के दरमियान, सिमिलर चार्जेस होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग देखूँ तो बच्चे पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल नहीं करने चाहिए, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन, तो उसके अकॉर्डिंग तो न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए। लेकिन इनके दरमियान न्यूक्लियस के पार्टिकल्स के दरमियान एक फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो इसको बाइंड करके रखती है। वो बहुत ज़्यादा कह लें कि स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू जो इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स होती है। इसलिए कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करें तो हमें बताता है कि एटम जो है वो किस तरह से मतलब एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि न्यूक्लियस किस तरह से हमारे पास इकट्ठा रहता है। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ हम चार्जेस के दरमियान फोर्स देखेंगे तो हमारे पास जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के दरमियान फोर्स है वो तो उसकी वजह से तो न्यूक्लियस जो है वो उसको टूट जाना चाहिए, ठीक है, उसको तो फ्लाई ऑफ कर जाना चाहिए डिफरेंट डायरेक्शन में। लेकिन न्यूक्लियस स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्गर फोर्स होती है जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली क्या करती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ नेम से आइडिया हो रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके दरमियान पाई जाती है। लेकिन इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज होती है, ठीक है, और ये हमेशा कौन सी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ये सबके दरमियान पाई जाती है, चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन है। तो ये न्यूक्लियॉन्स के दरमियान, न्यूक्लियस के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं सबके दरमियान पाई जाती है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इसलिए ये प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी वजह से उसको टूटने नहीं देती, ये स्ट्रॉन्ग होती है तो ये इसको बाइंड करके रखती है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है। कहते हैं जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। अदरवाइज वो जो रिपेल करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सबकी निस्बत जो हमने देखा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होती है वो कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो हमारे पास इसलिए वो क्या कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में होती है, ठीक है। कहते हैं जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन स्टिल उनके दरमियान जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। आगे हमारे पास आ जाता है बच्चे वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं ये बेसिकली जो है ना वीक होती है सबसे ज़्यादा। अगर हम बात करेंगे हमारे पास ना कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे वीक तो ग्रेविटी होती है, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो होती है ना न्यूक्लियर फोर्स, ये भी वीक ही होती है कंपैरेटिवली। लेकिन ये हमारे पास कह लें कि अगर कहा जाए कि ये कहाँ पे पाई जाती है, ये भी न्यूक्लियस में पाई जाती है, मतलब क्वार्क्स और लेप्टॉन्स वगैरह में ही पाई जाती है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं ये बेसिकली हमारे पास रिस्पॉन्सिबल की मतलब क्या इसकी वजह से कर रहा होता है, कहते हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है जो रेडियो एक्टिव डिके होता है। रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस एक
फॉर्म से या एक जो एलिमेंट का न्यूक्लियस है वो किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो बीटा डिके में ये बेसिकली हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें न्यूट्रिनो की मिशन भी हो रही होती है। कहते हैं इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस है जिसमें बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स होते हैं रेडियो एक्टिविटी में, जिसको हम कहते हैं जो पार्टिकल की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। मतलब एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, अगर प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। तो कहते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है डिफरेंट फ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलते हैं स्टार्स वगैरह में, या फिर कोई एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होकर डिके कर जाता है। डिके करने का मतलब है वो किसी दूसरे में तब्दील हो जाता है। ठीक है, लाइक हमारे पास जो है हमने कहा कि एक पार्टिकल जो अपनी आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन जो है वो डिके करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो मिशन होगी और एक एंटी न्यूट्रिनो की। ठीक है, तो इसको बीटा डिके बोलते हैं, जिसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो तब्दील हो जाता है प्रोटॉन में, और यहाँ पे बीटा नेगेटिव जो है वो बीटा, अगर न्यूक्लियस से बच्चे इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा ना, मतलब न्यूट्रॉन से निकल रहा होता है, तो उसको बीटा नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, तो इसको बीटा डिके भी बोला जाता है। इसी तरह से कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस में से हमारे पास क्या होगा कि उसमें प्रोटॉन समटाइम जो है वो कन्वर्ट होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ से जो है हमारे पास कुछ पार्टिकल जो है मिट होते हैं। लाइक हमारे पास अगर हम बात करेंगे, हमारे पास बीटा पॉजिटिव मिट होगा और साथ में न्यूट्रिनो मिट होगा। इसी तरह से अगर आप दो पार्टिकल्स को कंबाइन करते हैं, फ्यूज करवाते हैं, मतलब दो प्रोटॉन को फ्यूज करवाते हैं, तो प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, और यहाँ से बीटा पॉजिटिव की और न्यूट्रिनो की एमिशन होगी। ठीक है, तो वह कहते हैं चाहे वो आप फ्यूजन करवा रहे हैं दो न्यूक्लियस की, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि आप जब दो पॉजिटिव को, दो प्रोटॉन्स को आपस में फ्यूज करवाते हैं, तो वहाँ पे कन्वर्जन हो रही होती है। प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है न्यूट्रॉन में, एक नए पार्टिकल में कन्वर्जन हो रही होती है, तो वहाँ से पार्टिकल्स की मिशन हो रही होती है। और पार्टिकल यूजुअली हमारे पास कह लें कि ये जो डिके कर रहे होते हैं, इसकी बेस पे इसको बीटा पार्टिकल डिके कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं जब हमारे पास कोई हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा, वहाँ पे भी चेंज हो रहा होता है। तो ये बेसिकली वहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो रही होती है, चाहे वो फ्यूजन है, चाहे वो अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई है वो ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ पे इसको कंसीडर किया जाता है। अब अगर हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें इसकी रेंज बताई हुई है। ग्रेविटी की जो रेंज होती है ना, अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिट रेंज होती है। जो हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसकी 10⁻⁻18, -18 में देखें बहुत कम है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज जो होती है वो भी इन्फिनिटी होती है। स्ट्रॉन्ग की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 10⁻15। बच्चे माइनस में जितना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे ना, उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। अगर इनकी स्ट्रेंथ देखें, सबसे जो ज़्यादा वीक होती है वो ग्रेविटी होती है, 10⁻38, फिर वीक होती है, और फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक है, अच्छा ये आपका कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस में ना, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब दी 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो आज की जो हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। बच्चे मज़ीद कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।